हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ केपलर प्रॉब्लम यूजिंग हैमिल्टन जैकोबी मेथड। ओके, तो यहाँ आज अपन केपलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो बात करें अपन केपलर्स लॉ की, तो केपलर ने प्लानेटरी मोशन को लेके अपने 3 लॉज दिए थे। उन तीनों लॉज को फर्स्ट ईयर एमएससी में अपन ने सभी ने पढ़ा था। तो यहाँ अपन हैमिल्टन जैकोबी मेथड को यूज़ करते हुए केपलर के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लॉ अपना प्लानिट के पाथ के लिए अपना गिवन था। तो यहाँ अपन सबसे पहले देखते हैं कि केपलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन हैमिल्टन जैकोबी मेथड को यूज़ करते हुए किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ अपन करने वाले हैं हैमिल्टन जैकोबी मेथड को यूज़। तो सभी जानते हैं अपन कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में लिखी जाती है। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अपनी लिखी जाती है, वी नो दैट। यहाँ हमें सभी को पता है कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को अपन ने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। और किसी भी सिस्टम के लिए जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अपनी राइट करी जाती है वो होती है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की फॉर्म होती है बच्चों हैमिल्टोनियन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे h जो रिप्रेजेंट करता है, h किसी भी सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन कहलाता है। जबकि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन s विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और दोनों का सम अपने पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ओके, तो बात करें यहाँ पे हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन s, ये किसके इक्वल आता है अपना, ये इक्वल होता है जनरेटिंग फंक्शन f2। और f2 अपना किसका फंक्शन होता है, स्मॉल q के, कैपिटल P के एंड टाइम t। ओके, और जो अपना फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन किस पे रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट q के, p के एंड टाइम t। ठीक है, और यहाँ पे यदि अपन बात करें हैमिल्टन जैकोबी मेथड में, तो हैमिल्टन जैकोबी मेथड में जो p के यहाँ पे pq की फॉर्म अपने को किस तरीके से मिली थी, डेल एस अपॉन डेल स्मॉल q के। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंटा अपने पास है, मोमेंटम को अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, डेल एस अपॉन डेल q के की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए सबसे पहले यदि अपने को केपलर प्रॉब्लम के लिए भी यदि अपने को हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की फॉर्म यदि फाइंड अपने को करनी है, तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके लिए हैमिल्टोनियन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम अपना हैमिल्टोनियन फॉर केपलर प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल let us consider a particle of mass स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m का पार्टिकल अपन ने कंसीडर किया है और वो पार्टिकल अपना मूव कर रहा है इनवर्स स्क्वायर सेंटर फोर्स फील्ड में। ठीक है, और जहाँ पे अपने को फोर्स की फॉर्म दी हुई है -k/r²। ठीक है, मूविंग, let us consider a particle of mass m moving in inverse square central force field, inverse square central force field F इक्वल्स टू -k/r²। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, पार्टिकल का मास है अपने पास यहाँ पे स्मॉल m, और वो जो अपना पार्टिकल है कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ पे मोशन हो रही है, उसकी इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स फील्ड, और जहाँ अपने पास फोर्स की फॉर्म है -k/r²। ठीक है, तो जब अपने पास फोर्स यहाँ पे गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि
किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए यदि अपन बात करें तो हैमिल्टोनियन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। H अपना लिखा जाता है H इक्वल्स टू T प्लस V, ओके। तो जब अपने पास यहाँ पे फोर्स गिवन है तो अपन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी आती है, देन द पोटेंशियल एनर्जी अपनी लिखी जाएगी V ऑफ R, और पोटेंशियल एनर्जी अपनी इक्वल होती है माइनस ऑफ F डॉट dr, ठीक है। किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी अपनी होती है वो होती है नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। फोर्स की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स को अपन वहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए जब अपन फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, फोर्स अपना गिवन है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, तो अपने पास नेगेटिव से नेगेटिव को अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है, पोटेंशियल एनर्जी की अपने पास वैल्यू आएगी V ऑफ R इक्वल्स टू, यहाँ पे जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन अपने पास वैल्यू आएगी कि यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो होती है अपनी माइनस के अपॉन आर, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन ने काम कर लिया है। नेक्स्ट काम अपना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने पास, जब अपने पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ जाती है तो अपन यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए टोटल हैमिल्टोनियन की वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब अपन ने हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, ठीक है, हैमिल्टन डायनामिक्स वाला चैप्टर अपन ने स्टडी किया था, वहाँ पे अपन ने पार्टिकल जो अपना सेंटर फोर्स के अंडर मूव कर रहा है उसके लिए अपन ने टोटल हैमिल्टोनियन को फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पूरा सब कुछ नहीं करके डायरेक्ट हैमिल्टोनियन की वैल्यू अपन वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हैमिल्टोनियन निकालने का मेथड आपको सबको पता है, ठीक है। हैमिल्टोनियन अपना किस फॉर्म में डिफाइन होता है, थोड़ा सा मैं उसको बता दूँ। हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, Hamiltonian of the system can be represented as किसी भी सिस्टम के लिए, देखिए कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, किसी भी सिस्टम के लिए यदि आपको हैमिल्टोनियन H को फाइंड आउट करना है तो अपने पास फार्मूला है H इक्वल्स टू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ठीक है। यहाँ अपने पास हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला था। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में अपन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे जो अपने पास के वैल्यू आई है, के अपने पास यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए आया है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल यदि अपना सेंट्रल फोर्स के अंडर किसी प्लेन में मूव करता है तो वहाँ पे उसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, एक अपना आर कोऑर्डिनेट, दूसरा अपना थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है कितनी बार लिखी जाएगी, के इक्वल्स टू आर एंड थीटा के लिए लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हियर के इक्वल्स टू अपना आर थीटा रहेगा, ठीक है। तो जब अपन हैमिल्टोनियन को निकालते हैं, एच अपना लिखा जाएगा, समेशन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, ठीक है। और L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर L इज द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, हियर L इज द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और बात करें यहाँ पे लैग्रेंजियन की, तो देखिए लैग्रेंजियन यहाँ पे प्लेन में जब अपने पार्टिकल की मोशन हो रही है तो सेंट्रल फोर्स के अंडर प्लेन में मूव करने वाले पार्टिकल के लिए जो अपने पास लैग्रेंजियन लिखा जाता है वो होता है हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है।
और V ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये लैग्रेंजियन की वैल्यू आ गई है। तो देखिए यहाँ पे इसी लैग्रेंजियन को यूज़ करते हुए, जब अपन यहाँ पे इस लैग्रेंजियन को यूज़ करते हुए जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू को निकालते हैं, तो फाइनली देखिए ये सब कुछ कैलकुलेशन वहाँ पे अपन ने हैमिल्टोनियन डायनामिक्स वाले चैप्टर में कर ली थी। यहाँ पे जब अपन आर डॉट अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, पी आर अपॉन एम, और पी आर को निकालने की वैल्यू अपने पास क्या थी, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। सिमिलरली थीटा डॉट की यहाँ पे यदि अपन बात करें तो थीटा डॉट अपना आएगा पी थीटा डॉट अपॉन एम आर स्क्वायर, ओके, और पी थीटा अपना निकाला जाएगा डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आर डॉट एंड थीटा डॉट सारी एंड एल में भी जो अपने पास आर डॉट और थीटा डॉट है, वहाँ पे भी उनकी जगह अपने को मोमेंटम वाली टर्म लेनी है। तो देखिए फाइनली जो अपने पास हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन आता है, हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम के लिए जो अपने पास हैमिल्टोनियन निकल के आता है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम के लिए जो अपने पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आती है वो लिखी जाएगी बच्चों H इक्वल्स टू 1/2 m पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस V ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन अपना आया है वो किस फॉर्म में आया है, T प्लस V, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपना कैसा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव सिस्टम है, और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी, पोटेंशियल एनर्जी अपनी आई थी -k अपॉन R। तो जब अपन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे दे दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 जो अपने पास हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन है, उसमें यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आता है हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू 1/2 m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस k अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अपने पास पी आर और पी थीटा है, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में जो अपने पास पी आर और पी थीटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने पास कंजुगेट मोमेंटम कहलाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आर कोऑर्डिनेट एंड थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। लिख सकते हैं अपन यहाँ पे हियर पी आर एंड पी थीटा आर the conjugate momentum corresponding to r and theta coordinate, ठीक है। यहाँ पे जो पी थीटा और पी आर अपन ने जो लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आर कोऑर्डिनेट एंड थीटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम अपन लेके चल रहे हैं, कैसा सिस्टम है, एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपने को पता है जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, यहाँ जो अपने पास इक्वेशन 2 आई है, इक्वेशन 2
जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सिस्टम के हैमिल्टोनियन को, तो ये किसके इक्वल होगी अपने पास है टोटल एनर्जी के, और यहाँ पे टोटल एनर्जी को अपन इक्वल टू एक कांस्टेंट रखते हैं, वो लिखा जाएगा अपना अल्फा 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हियर सिस्टम इज कंजर्वेटिव, system is conservative, so for a conservative system, for a conservative system, for a conservative system, conservative system for a conservative system Hamiltonian represent the total energy of system. Hamiltonian represent the total energy of system. That is, we can write here that is H इक्वल्स टू टोटल E, और यहाँ पे अपन इसको रखेंगे अल्फा 1 जो कि अपना कांस्टेंट है, ठीक है, अपन ने अज्यूम किया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन इक्वेशन 2 अपने पास किसकी इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन की इक्वेशन है। तो हैमिल्टोनियन को अपन किसके इक्वल मान रहे हैं, टोटल एनर्जी के, और जिसको अपन ने कांस्टेंट अल्फा 1 के बराबर माना है, ठीक है। थस वी कैन राइट हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू अपने पास 1/2 m p r स्क्वायर प्लस p थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस k अपॉन r इक्वल टू कैपिटल E, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन अपन ने ली है वो अपनी इक्वेशन 3 हो जाएगी, और ये अपनी इक्वेशन 4, ओके। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अपन अपने पास आ गई है। नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है कि यहाँ अपन एक जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अपन एक जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और वो जो जनरेटिंग फंक्शन है अपना किसका फंक्शन होगा, आर और थीटा का टर्म होगा, ठीक है। आर और थीटा पे डिपेंडेंट एक जनरेटिंग फंक्शन को अपन कंसीडर करेंगे, और जब फंक्शन अपना आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो उससे अपन पी आर और पी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कंसीडर अ जनरेटिंग फंक्शन और जो जनरेटिंग फंक्शन अपने पास है वो W से डिनोट किया जा रहा है, W से लिखा जा रहा है, और W किस किस का फंक्शन है, कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, R एंड थीटा, ठीक है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर दिस, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल के आती है वो लिखी जाएगी फॉर दिस फंक्शन विल बी, देखिए यहाँ पे W जो अपना है किस किस का फंक्शन है, R और थीटा का। तो यहाँ पे यदि अपन W का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है PR, ठीक है। यहाँ पे PR जो अपने पास आएगा वो होगा डेल W अपॉन डेल R, साथ ही साथ P थीटा की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल होगी, डेल W अपॉन डेल थीटा की, क्योंकि जो अपना PK होता है, PK जो अपना होता है वो किस पे
उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, आर और थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम अपन कंजुगेट मोमेंटम अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास पी आर की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, पी आर अपना आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आर, और पी थीटा अपना यहाँ पे आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो यहाँ जो अपने पास पी थीटा और पी आर की वैल्यू आ रही है, इनको अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन ये इन दोनों को अपन इक्वेशन 5 लिख देते हैं, और इक्वेशन 5 से अपन वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 4 में, ठीक है। देखिए इक्वेशन 4 में यहाँ जो अपने पास पी आर स्क्वायर और पी थीटा स्क्वायर है, इनकी जगह अपने को क्या राइट करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और पी थीटा की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके, तो देखिए पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 5, पुटिंग द values from equation 5 in equation 4, इक्वेशन 5 से जब आप वैल्यू रखते हो इक्वेशन 4 में तो क्या फॉर्म मिलती है, देखिए 1/2m अपना एज इट इज़ रहेगा। देन अपने पास क्या था, पी आर स्क्वायर था, तो पी आर स्क्वायर की जगह अपने को वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस देन अपना पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, तो पी थीटा की जगह अपने को ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये अपना हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। साथ में अपना 1 अपॉन आर स्क्वायर भी था, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को भी अपने को यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में अपना था माइनस के अपॉन आर इक्वल टू कैपिटल ई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे 1/2m है, 2m को अपन यहाँ पे इधर ले जा सकते हैं। तो देखिए 2m से जब अपन लास्ट की 2 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ये लिखा जाएगा डेल डब्ल्यू सॉरी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अभी नहीं लगाया है अपन ने, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। ओके, तो यहाँ पे जब 2m को अपन उधर लेके चले जाते हैं तो अपना ये लिखा जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2m के अपॉन आर इक्वल्स टू 2m। ओके, और ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है इसको अपन लिखते हैं इक्वेशन 6। ओके, यहाँ जो अपने पास इक्वेशन अपने को मिली है इसको अपन डिनोट करेंगे इक्वेशन 6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करते हैं, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जो अपने पास टोटल W है, टोटल W अपना किस किस पे डिपेंड कर रहा था, R और थीटा कोऑर्डिनेट पे। तो जब अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ अपन R डिपेंडेंट पार्ट को अलग कर सकते हैं और थीटा डिपेंडेंट पार्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना W है टोटल वो कितने पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट पार्ट अपना R डिपेंडेंट होता है जिसको अपन W1 ऑफ R लिखते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है अपना वो थीटा डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जिसको अपन W2 ऑफ थीटा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड वी कैन राइट, जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करते हैं वी कैन राइट, लिख सकते हैं कि जो टोटल W था किस किस पे डिपेंड कर रहा था, R और थीटा कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं W1 ऑफ R, W2 ऑफ थीटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है वो R डिपेंडेंट हो गया और सेकंड पार्ट अपना थीटा डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो जब अपन ने R और थीटा वाले फंक्शन को अलग अलग कर दिया है तो जो अपना
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डेल जो अपना यहाँ पे इस इक्वेशन में जो अपना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डेल डब्ल्यू वन अपॉन डेल आर, और जो अपना सेकंड है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, क्योंकि आर वाले पार्ट को और थीटा वाले पार्ट को अपन ने W1 और W2 से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। तो जो अपने पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा है वो अपना लिखा जाएगा डेल W2 अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो जो अपने पास इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 में जो यहाँ पे फर्स्ट जो डेरिवेटिव अपना वो तो अपना W1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और ये जो सेकंड है अपना ये W2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है कहाँ यूज करेंगे अपन, इक्वेशन 6 में अपन यूज करेंगे। तो देखिए using these values in equation 6, using these values in equation 6, in equation 6 we get, इक्वेशन 6 में जब आप ये वैल्यूज़ को यूज़ करते हो तो इक्वेशन 6 अपनी किस फॉर्म में आ जाती है, डेल W1 अपॉन डेल डब्ल्यू आर, सॉरी डेल W1 अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल W2 अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2m k अपॉन r इक्वल टू 2me। ओके, तो यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको आप लिखोगे इक्वेशन 7, ठीक है। यहाँ जो आपके पास इक्वेशन आई है ये अपने कौन सी इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन ने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि यहाँ जो अपना पार्टिकल है मास m का कहाँ मोशन हो रही है, उसकी सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन हो रही है। तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में अपने को पता है कि जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है डेल W2 अपॉन डेल थीटा किसकी वैल्यू को डिनोट कर रही है, पी थीटा की वैल्यू को बता रही है। तो पी थीटा यहाँ पे क्या है, अपना कांस्टेंट है, तो उसको अपन एक कोई अनदर कांस्टेंट अल्फा 2 के बराबर मानते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, in the central force motion, in the next step में अपने को क्या करना है, in the central force motion, in the central force motion एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे, ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पी थीटा इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम पी थीटा इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो अपना कंजर्व्ड होता है, ठीक है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं जो पी थीटा है अपना, पी थीटा की वैल्यू क्या है, डेल W2 अपॉन डेल थीटा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये जो कांस्टेंट अपना उसको अपन ने माना है अल्फा 2, ठीक है। कांस्टेंट अपन ने लिया है यहाँ पे अल्फा 2, ठीक है। तो ये अपने पास डेल W2 अपॉन डेल थीटा है, ओके। तो यहाँ से अपन W2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास आया है डेल W2 अपॉन डेल थीटा इक्वल टू अल्फा 2, ओके। तो यहाँ से अपन इंटीग्रेशन करके किसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, W2 की वैल्यू को। तो यहाँ जो अपना W2 निकल के आता है
W2 की वैल्यू अपने पास आएगी बच्चों डेल W2 इक्वल्स टू अल्फ़ा टू डेल थीटा, और जब अपन दोनों तरफ क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास W2 आता है अल्फ़ा टू थीटा प्लस C1। ओके, तो जो फंक्शन अपन ने क्या था कंसीडर किया था वहाँ से W2 वाला पार्ट अपने पास आ गया है। नेक्स्ट अपने को W1 की वैल्यू निकालनी है, तो W1 की वैल्यू निकालने के लिए जो अपने पास W2 की वैल्यू आई है, ठीक है, जो डेल W2 अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 अपन ने कंसीडर किया है, इसको अपन इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसको अपन अलग कर देते हैं, इसको अपन बाद में यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को अपन बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ अपन ने यहाँ पे एज्यूम करी है इसको अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन 7 में, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 7 अपने पास यहाँ पे डेल W2 अपॉन डेल थीटा है, इसकी जगह अपने को क्या लिखना रहेगा अल्फ़ा 2, ठीक है। तो देखिए क्या आता है अपना यहाँ पे ठीक है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे यूजिंग डेल W2 अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 इन इक्वेशन 7, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट था अपना जो थीटा डिपेंडेंट पार्ट था, उसकी वैल्यू अपने पास एक कांस्टेंट के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट अपने को W1 के लिए भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन डेल W2 अपॉन डेल थीटा की जगह ये अल्फ़ा 2 कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव यहाँ जो अपने पास वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी डेल W1 अपॉन डेल R का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म में क्या था 1 अपॉन R स्क्वायर, और डेल W2 अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना लिखा जाएगा अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2m के अपॉन R इक्वल टू 2me, ठीक है। क्योंकि यहाँ अपन ने क्या काम किया है, यहाँ अपन ने केवल और केवल डेल W, ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन 7 थी अपने पास, बाकी सारी टर्म्स अपने पास एज इट इज़ है, केवल अपने काम किया है यहाँ पे डेल W2 अपॉन डेल थीटा की वैल्यू अल्फ़ा 2 पुट करी है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ अपना, क्योंकि यहाँ पर केवल W1 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो अपने पास सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ अपन कर सकते हैं W1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे डेल W1 अपॉन डेल R, ठीक है, इसको अपन यहीं पे रख लेंगे और बाकी सारी जो टर्म्स है उनको अपन राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या वैल्यूज आती है अपने पास 2me अपना एज इट इज़ रहेगा, यहाँ इसके साथ नेगेटिव साइन है तो राइट हैंड में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 2m के अपॉन R। ओके, और जो थर्ड टर्म है अपने पास अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इस टर्म के साथ अपने पास होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब अपन दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं तो अपने पास इसका स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये केवल अपने पास बच जाएगा डेल W1 अपॉन डेल R, ठीक है। और यहाँ इसके साथ स्क्वायर रूट अपन लगा देंगे। ओके, 2me प्लस 2mk अपॉन R माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब जब यहाँ से अपने को W1 की वैल्यू लेनी है तो यहाँ से अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो जब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन के बाद जो अपने पास वैल्यू आती है कौन सी, W1 की, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के जब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ W1,
ओके। और जो आपके पास W1 आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2me, ठीक है। और यहाँ पे आपको माइंड में रखना है जो टोटल E है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट अपन ने माना था α1, ओके। यहाँ पे एनर्जी प्लस 2m k अपॉन r 2nk अपॉन r माइनस α2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर प्लस C2, ओके। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? W1 की वैल्यू को, ठीक है। तो इक्वेशन 8 में अपने पास W2 की वैल्यू आई थी और इक्वेशन 9 में अपने पास W1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो जो अपन ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ किया था, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अपने पास W1 प्लस W2 की वैल्यू थी, तो वहाँ अपन W1 की भी वैल्यू को पुट कर देंगे और W2 की वैल्यू को भी, ठीक है। इक्वेशन 9, ठीक है। तो देखिए जो अपने पास इक्वेशन 8 और अपने पास इक्वेशन ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 9 अपने पास W1 की वैल्यू है जबकि इक्वेशन 8 अपने पास W2 की वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन कहाँ पुट करेंगे? इन दोनों को अपन यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन, इसको अपन ने कोई भी नाम नहीं दिया है, कोई भी एक आर्बिट्री नाम दे देते हैं यहाँ पे अपन कैपिटल A, ठीक है। जब अपन ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ किया था टोटल W ऑफ R थीटा को अपन ने R डिपेंडेंट वाले पार्ट और थीटा डिपेंडेंट वाले पार्ट पे अपन ने ब्रेक कर दिया था W1 ऑफ R प्लस W2 ऑफ थीटा, ठीक है। तो W1 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है, W2 की भी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है, तो दोनों वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लिख सकते हैं अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of values from equation 8 and equation 9। इक्वेशन 8 अपने पास W2 की वैल्यू थी जबकि इक्वेशन 9 अपने पास W1 की वैल्यू, ठीक है। और दोनों को अपने को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन कैपिटल A में, ओके। इन इक्वेशन A, ठीक है। इक्वेशन कैपिटल A में दोनों को अपन पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आता है? देखिए देन वी ऑब्टेन टोटल वैल्यू ऑफ W, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू अपन कंप्लीट सॉल्यूशन W को फाइंड आउट कर लेंगे तो अपने पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस α2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर, और W2 की जो वैल्यू अपने पास है वो है α2 थीटा प्लस C, ओके। और यहाँ जो अपने पास C आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की इस ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को आप लिखोगे इक्वेशन 10। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इक्वेशन 10
और इक्वेशन 10 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ केपलर प्रॉब्लम, ठीक है, जो हैमिल्टन जैकोब इक्वेशन की फॉर्म थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता रही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ HJ इक्वेशन फॉर केपलर प्रॉब्लम। ठीक है, केपलर प्रॉब्लम की जो टोटल अपने पास HJ इक्वेशन आई थी उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास सॉल्यूशन का काम हो गया है। देखिए नेक्स्ट अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो केपलर का फर्स्ट लॉ था, केप्टर का फर्स्ट लॉ अपने पास किसी भी प्लैनेट की मोशन के लिए उसके पाथ को बता रहा था कि ये जो प्लैनेट अपना मूव करता है, रिवॉल्व करता है, वो उसके लिए अपने पास पाथ इलिप्टिकल होता है, पैराबोलिक होता है या हाइपरबोलिक होता है। तो यहाँ अपने पास एक इक्वेशन निकल के आती है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ अपने को इसी W सॉल्यूशन से अपने को लास्ट फाइनली उस इक्वेशन की तरफ जाना है, तो उसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ओके।